हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी एलटी मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग टिंटर नवे को देखेंगे, का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूरा पढ़ेंगे, जो कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। तो आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटर नवे की प्रैक्टिस करेंगे, जो हम लोग एलटी की मेंस की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, टिंटर नवे पोएम को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, होप सो क्लासेस आपको हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस में हैं, उस हिसाब से उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो अगर आप एलटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू व्यूवर्स हैं तो। और वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। ओके, चलिए चलते हैं, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ वर्ड्सवर्थ फेमस पोएम टिंटर नवे। टिंटर नवे पर आपको क्रिटिकल अप्रिशिएशन दिखाना है, आपको क्रिटिकली अप्रिशिएट टिंटर नवे एज अ फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल पोएम। ओके, आपको बताना है कि ये टिंटर नवे जो है आपकी फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल पोएम है, इसको आपको अप्रिशिएट करके दिखाना है। ओके, चलिए अब चलते हैं अपनी आंसर राइटिंग की ओर। ओके, चलिए, हमने आपको बताया था ना कि हम आईबीसी पैटर्न के थ्रू पढ़ेंगे। आई हो गया इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पोएम के लिए पोएम का देना है, फिर आपको बॉडी स्ट्रक्चर में आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को डिस्कस करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वहाँ पर आपको टू द पॉइंट लिखना होगा एंड देन आपको छोटा सा कंक्लूजन देना होगा। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी तरह से पहले हम इंट्रो में क्या लिखेंगे, पहले आपका टिंटर नवे जो आपका शॉर्ट टाइटल है, तो फुल टाइटल है, उसको यहाँ पर दिखा देंगे कि आपको वो टिंटर नवे का फुल टाइटल क्या है। लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटर नवे, पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड 1798। ओके, टू द पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर टाइटल, फुल टाइटल आपने दिखाया, लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटर नवे, एंड देन आपने दिखाया ये आपको कहाँ पब्लिश हुआ है, ये आपकी ये लिरिकल बैलेड में 1798 में। आपने लिरिकल बैलेड जो आपका 1798 में आया था, वन सेंटेंस में आपने बता दिया कि इस पोएम का फुल टाइटल, एंड लिरिकल बैलेड में आपकी ये 1798 में आई थी ये पोएम आपकी। लैंडमार्क पोएम ऑफ द रोमांटिक एज, ये एक लैंडमार्क पोएम है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है आपके रोमांटिक एज की। ओके, इट इज़ अ फिलोसफिकल ऑटोबायोग्राफिकल मेडिटेटिव पोएम दैट ट्रेसेस द स्पिरिचुअल ग्रोथ of the poet and presents the deep relationship between man and nature। तो यहाँ पर आपने बताया कि एक लैंडमार्क पोएम है आपके रोमांटिक केस की। लिरिकल बैलेड जो कि आपका 1798 कैसे कि स्टार्ट हुआ है, लैंडमार्क पोएम थी आपकी टिंटर नवे। ये फिलोसफिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, मेडिटेटिव पोएम है, that traces the spiritual growth of the poets and present the deep relationship between man and nature। रोमांटिक युग की ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोएम है आपकी। ये फिलोसफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल और मेडिटेटिव पोएम है, जो कि कवि के स्पिरिचुअल विकास को, डेवलपमेंट को दिखाती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ पोएट के स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखा रही है, आपने बताया पोएट के स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखा रही है। प्रेजेंट द डीप रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, मैन एंड नेचर के बीच में जो एक डीप गहरा रिलेशनशिप होता है उसको दिखाती है, प्रेजेंट करती है आपकी पोएम। मैन और नेचर के बीच में एक गहरे रिश्ते को दिखाती है। तो ये आपने यहाँ पर ये इंट्रो में दिखा दिया, पॉइंट टू पॉइंट दिखाया, फुल टाइटल दिखा दिया, कहाँ पर आपकी आई थी, रोमांटिक केस की पोएम है ये बताया आपने, और लिरिकल बैलेड दिखा दिया। एंड पोएम में क्या है, ये स्पिरिचुअल एक ऑटोबायोग्राफिकल मेडिटेटिव पोएम है, फिलोसफिकल पोएम है बताया आपने। एंड ग्रोथ ऑफ द पोएट, स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपके पोएट की, एंड प्रेजेंट करती है मैन एंड नेचर के बीच के एक डीप रिलेशन को। ओके, ये आपका इंट्रो आपने यहाँ पर क्लियर किया। ओके, अब नेक्स्ट आएगा आपका बॉडी स्ट्रक्चर। चलिए इसकी बॉडी पार्ट्स को देखेंगे अब हम। इसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट अब सारी अपने पॉइंट्स को क्लियर बताना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ नेचर। तो अब आपको क्या बताना है, पोएम सेंट्रल थीम क्या है इसकी, नेचर। नेचर के विषय में ही तुम्हारे वर्ड्सवर्थ ने बात की। पूरी टिंटर नवे जो है नेचर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। नेचर इज़ नॉट मियरली फिजिकल ब्यूटी बट आर लिविंग स्पिरिचुअल प्रेजेंस। तो क्या बताना है फिर नेक्स्ट आपने थीम बता दिया कि नेचर, जो सेंट्रल थीम क्या है पोएम की, नेचर, और नेचर की विषय में बात की गई है। क्या बताएंगे नेक्स्ट आप, नेचर इज़ नॉट मियरली फिजिकल ब्यूटी बट अ लिविंग स्पिरिचुअल प्रेजेंस। नेचर में जो आपको नेचर की बात की गई है, नेचर थीम दिखाई गई है, इसमें सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि एक जीती जागती और
स्पिरिचुअल ताकत को, प्रेजेंस को भी यहाँ पर दिखाया गया है। नॉट ओनली फिजिकल ब्यूटी बट लिविंग एंड स्पिरिचुअल प्रेजेंस को भी यहाँ पर नेचर में दिखाया गया है। ओके, कहने का मतलब है नेचर सिर्फ एक बाहरी सुंदरता नहीं है बल्कि एक जीती जागती आपकी स्पिरिचुअल ताकत है। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारे वर्ड्सवर्थ ने नेचर को अपने हर एज में, जो अलग अलग एज में उन्होंने जिस तरह फील किया है नेचर के लिए, तो फिर हम उस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन यूथ में उन्होंने अपनी नेचर में क्या देखा? द पोइट लव्ड नेचर पैशनेटली एंड इंस्टिंक्टिवली रनिंग लाइक अ रो इन वाइल्ड एक्सटेसी। तो अब आप उनकी बताएंगे कि वो यूथ अवस्था में वो नेचर को कैसा फील करते थे। क्या बताएंगे कि प्रकृति सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं बल्कि एक जीती जागती रूहानी मौजूदगी भी है। यहाँ पे आपने ऊपर क्लियर किया। आप बताएंगे कि यूथ एज में जो पोइट हैं वो लव नेचर पैशनेटली, यूथ एज में तो कवि प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और हिरन की तरह बेकाबू होकर दौड़ते थे। लाइक अ रो इन वाइल्ड एक्सटेसी, वो हिरन की तरह, जैसे हिरन दौड़ता है बिल्कुल बेकाबू होकर, वैसे ही वो नेचर के पीछे हमारे वर्ड्स पर दौड़ते थे। कब? यूथ एज में। ओके, आपने बताया। नेक्स्ट पॉइंट, एट दैट टाइम द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। फिर वो क्या बता रहे हैं? आपने कोट डाल दिया, आपको इंटरनेट से आप जो कुछ कोट्स ले सकते हैं, कोट्स डाल दिया आपने कि यहाँ पर द साउंडिंग कैटरैक्ट्स हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। तो यहाँ पर आपने कोट डाल दिया क्या? जो उस समय साउंडिंग कैटरैक्ट क्या हो गया? वाटरफॉल, जैसे झरना वगैरह हो गया वैसी चीज़। तो ये आपका वाटरफॉल हो गया। कैटरैक्ट्स हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, तो जो झरने वगैरह था उस समय, जो झंझनाता हुआ झरना वगैरह हो गया, वाटरफॉल हो गया, मुझे जुनून की तरह, एक पैशन की तरह टेम्पटेड करते थे। बिल्कुल उनको एक जुनून था, जैसे उस समय जो झंझनाता हुआ झरना था, उसकी कलकलाहट की आवाज़, उस चीज़ का मुझे जुनून की तरह परेशान करता था। ओके, बहुत ज़्यादा वो पैशनेट थे उन सब चीज़ों के लिए। ओके, यहाँ आपने लगा दिया कि साउंडिंग कैटरैक्ट्स हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, जो झरने वरने की आवाज़ है, जो वाटरफॉल होते हैं, उन सब चीज़ों की आवाज़ों। कैटरैक्ट आपका एक इसका ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको मोतियाबिंद भी कहते हैं, मोतियाबिंद भी होगा, और ये वाटरफॉल वगैरह उसमें भी यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड आपका वोकेबलरी के हिसाब से बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। मोतियाबिंद भी होता है इसका मीन्स। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं? हॉन्ट करते हैं लाइक अ पैशन, उनको पैशनेटली बहुत ये सब चीज़ें उनके दिमाग में हावी रहती, उनको जुनून था इन सब चीज़ों का। ओके, फिर नेक्स्ट, हाउएवर इन मैच्योरिटी, अब वो यूथ एज की बताया, उन्होंने झरने की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, ये सब चीज़ों के पीछे लाइक रो हिरन की तरह भागते थे। नेचर उनको बहुत इंस्टिंक्टली बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब मैच्योरिटी में आप दिखाएंगे हाउएवर इन मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी को आप दिखाएंगे हिज लव बिकम डीपर एंड फिलोसफिकल। अब जबकि वो मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योरिटी के समय उनको क्या फील होता था? हिज लव बिकम्स डीपर, उनका जो प्यार था वो गहरा और फिलोसफिकल हो गया था। ओके, उनका प्यार जो था वो बहुत ज़्यादा डीप और फिलोसफिकल हो चुका था नेचर के प्रति। नेचर बिकम्स द, फिर एक आप इसमें अपने यूथ एज का एक अपने कोट यहाँ पर दिखाया। अब आप मेच्योरिटी पीरियड का भी एक कोट डाल देंगे। क्या था उनके लिए? नेचर बिकम्स, नेचर हो गई थी, क्या हो गई थी? द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट। तो मेच्योर पीरियड में उनके लिए क्या हो गई, कैसे हो गई थी नेचर? तो यहाँ पर जो प्रकृति नेचर है वो उनके लिए एंकर ऑफ प्योरेस्ट थॉट, सबसे प्योरेस्ट थॉट की एक एंकर हो गई थी, मीन्स पवित्र विचारों का एक सहारा हो गया था। द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, उनकी जो हृदय की वो गाइड हो गई, नर्स हो गई और गार्जियन हो गई उनके हार्ट की। ओके, तो उनके विचार बहुत ज़्यादा प्योर हो चुके थे एंड नेचर उनके लिए गाइड एंड गार्जियन ऑफ माई हार्ट, उनके दिल की गार्जियन हो गई, बन गई थी वो नेचर। ओके, यहाँ पर यूथ एज में उन्होंने क्या बताया? उनको एक जुनून की तरह परेशान करता था साउंडिंग, जो कैटरैक्ट की साउंड थी वो सब वगैरह, उनको एक जुनून था, वो पैशन था यूथ एज में। इंस्टिंक्टली उस चीज़ों के पीछे भागते थे, जैसे बच्चे नहीं भागते हैं कि नेचर में गए, फूल है, भौरा है, उन सब चीज़ों, चिड़िया की कलकलाहट, उस तरह बच्चे हो गए उस तरह से, तो भागते थे यूथ एज में, उनको इंट्रैक्ट करते थे इंस्टिंक्टली
वाइल्डली एंड रनिंग लाइक अ रो की तरह भागते थे, कोट्स आपने दिखाया। फिर मैच्योर पीरियड में क्या हो गया, मैच्योर पीरियड में उनके जो थॉट्स बहुत डीप हो गए, फिलोसफिकल हो गए, मैच्योरिटी के साथ उनकी समझ गहरी होती गई एंड टीचर उनके जो सबसे शुद्ध विचारों का सहारा हो गया, टीचर जो है उनके ये गार्जियन हो गई। ओके, इस तरह से इन्होंने मैच्योरिटी पीरियड और आपने यूथ एज दिखाया तो क्या थी उनकी यूथ एज में और मैच्योरिटी पीरियड में उनके लिए नेचर यहाँ पर आपने डिस्कस किया। दस नेचर एक्ट्स एज अ मॉरल टीचर एंड स्पिरिचुअल गाइड, मॉरल टीचर थी उनके लिए एंड स्पिरिचुअल गाइड थी। ओके, तो यहाँ पर आपकी नेचर जो है कि मॉरल टीचर एंड स्पिरिचुअल गाइड हो गई। इस तरह नेचर एक मॉरल टीचर और स्पिरिचुअल गाइड के तौर पर काम करती है, यहाँ पर इन्होंने दिखाया। ओके, तो 1890 में उन्होंने अपने मैच्योर पीरियड और यूथ एज के विषय में बताया कि कैसे वो फील करते थे नेचर के लिए। आपने ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया। थीम ऑफ द पोएम क्या है, नेचर, नेचर को कैसे फील करें हैं अपनी हर एज में एज ए मॉरल टीचर एंड स्पिरिचुअल गाइड मैच्योरिटी पीरियड में उनके लिए काम करने लगी थी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कस करेंगे यहाँ। अनदर मेजर हाइलाइट्स इज द पावर ऑफ मेमोरी। दूसरा फीचर क्या हो गया आपको बता रहे हैं, पावर ऑफ मेमोरी। कैसे दिखाएंगे पावर ऑफ मेमोरी को भी आप बताएंगे यहाँ पर। ड्यूरिंग हिज 5 years एब्सेंस फ्रॉम द वाई वैली द मेमोरी ऑफ नेचर गेव हिम सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलॉन्ग द हार्ट। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, पावर ऑफ मेमोरी। 5 साल के एब्सेंस के बाद वो वाई वैली में रिविजिट करते हैं आके, द मेमोरी ऑफ नेचर गेव हिम, तब वो जो मेमोरी उनकी होती है वो नेचर उनको देती है। वाई वैली से 5 साल की गैर मौजूदगी के दौरान नेचर की याद ने उन्हें मीठे एहसास दिए। 5 साल बाद फिर आए थे नेचर में मिलने ना, तो अब वो ड्यूरिंग 5 years ये आप दिखाएंगे कि 5 years के एब्सेंस के बाद वो फिर रिविजिट किया था उन्होंने 1890। तो उन्होंने दिखाया आपने कि ड्यूरिंग हिज 5 years एब्सेंस, जो उस समय 5 years के दौरान क्या था, जो वाई वैली 1890 में द मेमोरी ऑफ नेचर गेव हिम, वो मेमोरी जो नेचर ने दी थी, सेंसेशन कैसी थी, सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलॉन्ग द हार्ट। ये भी आपने एक कोड डाल दिया यहाँ पर। तो कैसी थी अब दिखा देंगे इसमें। नेचर ने उन्हें क्या दिया था उस समय जो 5 years पहले जब आए थे, सेंसेशन स्वीट मीठे एहसास दिए थे, एंड फेल्ट इन द ब्लड जो खून में महसूस होते थे, मतलब उनको एहसास होते थे, उनके ब्लड वेसल्स में उनको एहसास होते थे उस चीज़ों को, एंड फेल्ट अलॉन्ग द हार्ट, और वो दिल से उसको महसूस करते थे। मीठे मीठे एहसास दिए थे नेचर की याद ने, जो खून में महसूस होते थे, जो उनके शरीर में उनको रोमांच भर देते थे, एंड दिल से में महसूस होते थे उनको। तो ये करके आपने एक आपने यहाँ कोड डाल दिया। ओके, ड्यूरिंग 5 years का एक पॉइंट आपने डिस्कस किया, पावर ऑफ मेमोरी को दिखा रहे हैं आप। इवन इन लोनली रूम्स and busy cities these memories brought peace and restoration। अब ये जो 5 years की मेमोरी थी, जो उनको स्वीट मेमोरीज थी उनके पास, तो वो जो अकेले कमरों में, लोनली रूम्स अकेले कमरों में, एंड बिजी सिटीज़ हो गई, बिजी शहर जो हो गए उसमें भी, चाहे अकेले कमरे में रहे हों, चाहे वो बिजी सिटी में रहे हों, चाहे बिजी शहरों में रहे हों, तो ये यादें शांति और सुकून लाती थी उनके लिए। ओके, ब्रॉड पीस एंड रेस्टोरेशन, तो ये जो यादें हैं जो उनको शांति और सुकून देती थी। ओके, ये आपने क्लियर किया। दिस रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ पोएटिक थ्योरी दैट पोइट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी को दिखाता है कि कविता शांति में याद किया गया इमोशन है। तो यहाँ पर क्या आपने फिर पॉइंट ये डिस्कस किया कि दिस रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ पोएटिक थ्योरी, ये जो रिफ्लेक्ट करता है, ये आपने अभी जो ऊपर डिस्कस किया ये चीज़ें, तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट करता है कि वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी को दिखाता है। एंड पोइट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, कि कविता शांति में याद किया गया एक इमोशन है। लोनली रूम्स में, चाहे बिजी सिटीज़ में, वो ये जो यादें हैं 1890 की, वो उनके अंदर एक पीस और सुकून भर देती थी। तो ये जो रिफ्लेक्ट करता है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी को दिखाता है। क्या पोइट्री इज द इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, की कविता शांति में याद किया गया एक इमोशन है। ओके, तो ये आपने यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की थ्योरी भी दिखा दी आपने, पोइट्रिक थ्योरी को। ओके, तो ये आपने पॉइंट डिस्कस करा यहाँ पर, पावर ऑफ मेमोरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द पोएम आल्सो एक्सप्रेसेस पैंथेज्म एंड मिस्टिसिज्म। ओके, तो अब आप नेक्स्ट फीचर दिखाएंगे, क्या हमें पोएम बताती है। द पोएम आल्सो एक्सप्रेसेस पैंथेज्म एंड मिस्टिसिज्म।
तो एज द पोएट फील्स a sense sublime of something for more deeply interviews suggesting a divine spirit present in all creation। फील करते हैं, क्या फील करते हैं? a sense sublime of something for more deeply इंटरफ्यूज्ड। कवि एक शानदार एक एहसास है जो उनका ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, किसी ऐसी चीज को जो कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है। एक शानदार एहसास उनको फील होता है किसी एक ऐसी चीज का जो कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है, मीन्स है सजेस्टिंग अ डिवाइन स्पिरिट प्रेजेंस इन ऑल क्रिएशन। क्या है यहाँ पर मतलब पैंथेइज्म क्या होगा? सर्वेश्वरवाद हिंदी में कहेंगे, जिसको मिस्टिसिज्म हो गया, रहस्यवाद का यहाँ पर तत्व को दिखा रहे हैं हमारे पोइट। कहने का मतलब क्या है? पोइट को एक महान दिव्य अनुभूति होती है जो इस समस्त सृष्टि में गहराई से व्याप्त है। यहाँ वर्ड्सवर्थ संकेत करते हैं कि ईश्वर प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। पेड़, पहाड़, नदी, आकाश सभी में एक ही दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। यही चीज़ आपका पैंथेइज्म कहलाता है कि ईश्वर जो है जो पेड़, पहाड़, नदी, आकाश सभी चीज़ों में एक दिव्य शक्ति कार्य करती है, तो वही आपका पैंथेइज्म कहलाता है। ओके, ये मिस्टिसिज्म और पैंथेइज्म का आपने एलिमेंट यहाँ पर दिखाया। प्रकृति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की एकता को महसूस करते हैं, यही भावना कविता के रहस्यवादी मिस्टिक पक्ष को दिखाता है। ओके, इस प्रकार टिंटर नबी में प्रकृति केवल दृश्य या सौंदर्य नहीं बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक बन जाती है। यहाँ पर आप दिखाएं, ये पॉइंट डिस्कस किया। ब्यूटी ही खाली नहीं है बल्कि एक दिव्य और स्पिरिचुअल पावर का एक प्रतीक है यहाँ पर आपका। ओके, तो ये आपने यहाँ पर डिस्कस किया, पैथेइज्म एंड मिस्टिसिज्म को दिखाया। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या है? पोएम में आपके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है, दिखाई देते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट ऑफ द पोएम मेक्स इट यूनिक बिकॉज इट मिरर्स द पोएट्स ओन लाइफ एंड फिलोसफिकल ग्रोथ। तो यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे पोएट की ओन लाइफ, अपनी लाइफ को और फिलोसफिकल ग्रोथ को दिखा रही है। कैसे दिखाती है? एज द पोएम रिकॉर्ड्स द पोएट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फ्रॉम यूथफुल पैशन टू मैच्योर विजडम। बायोग्राफिकल एलिमेंट यहाँ पर आपके शामिल है। कैसे? क्योंकि कविता में कवि के जो यूथ एज के जुनून से लेकर जो उनकी मैच्योर पीरियड, मैच्योर एज में समझदार बनने तक की एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का यहाँ पर एक रिकॉर्ड दिखाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये हो गया एक यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ओके, यूथ पैशन टू मैच्योर विजडम, यूथ का पैशन से लेकर आपके मैच्योर विजडम तक का यहाँ पर उनका सफ़र दिखाई देता है। तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट यूज़ किए गए हैं, ये आपने डिस्कस किया। द एड्रेस और टू डोरोथी, आपकी डोरोथी की बात की है आपने, ये भी पॉइंट डिस्कस कर लिया यहाँ पर कि द एड्रेस टू डोरोथी एट द एंड सिम्बोलाइजेज होप, कंटिन्यूटी एंड शेयर्ड लव ऑफ नेचर। आपने यहाँ पर एक पॉइंट में ये भी जोड़ दिया कि उन्होंने एड्रेस किया है, डोरोथी को भी इसमें एड्रेस किया है, सिम्बोलाइज करता है होप, कंटिन्यूटी एंड शेयर्ड लव ऑफ नेचर। नेचर के प्रति जो लव है उसको शेयर कर रहे हैं, डोरोथी के साथ में होप दिखा रहे हैं, तो और अपने नेचर के प्रेम को शेयर कर रहे हैं साथ में। तो ये पॉइंट डिस्कस कर लिया आपने। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, आप डिस्कस करेंगे द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। अब पोएम किस में लिखी है, एक पॉइंट आप ये भी डिस्कस करेंगे। तो पोएम आप बताएंगे ब्लैंक वर्स में लिखी गई, गिविंग इट इज़ अ डिग्निफाइड, एलिवेटेड एंड रिफ्लेक्टिव टोन। कैसी है? तो ये पोएम जो है वो आपकी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, जो इसे एक डिग्निफाइड एक एलिवेटेड उच्च कोटि की एंड रिफ्लेक्टिव टोन, एंड सोचने वाला टोन होता है, रिफ्लेक्टिव टोन सोचने पर आपको मजबूर करती है, इस तरह के टोन पर ये पोएम लिखी गई है। इट परफेक्टली रिप्रेजेंट्स रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड फिर आप एक पॉइंट और दिखा देंगे कि बता देंगे कि आपकी पोएम आपकी रोमांटिक इसकी पोएम है, दिखाएंगे एक पॉइंट कि परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको बिल्कुल परफेक्टली आपकी पोएम दिखाती है। ओके, क्या है आपकी, आप थोड़ा सा रोमांटिक इसकी भी आप दिखा देंगे कैसे है? सब्जेक्टिविटी, इमेजिनेशन, इमोशनल डेप्थ एंड रेवरेंस फॉर नेचर। आप रोमांटिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता देंगे। सब्जेक्टिविटी होती थी एंड इमेजिनेशन हो गया, इमोशनल डेप्थ एंड रेवरेंस फॉर नेचर, नेचर के प्रति जो एक श्रद्धा है उसको दिखाती है, एंड डेप्थ, इमोशनल डेप्थ को, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस पोएम में ये पोएम हमें रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो यहाँ पे हमें रोमांटिसिज्म का भी आपने यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस कर दिया। ओके, अपने सारे पोएम किस टोन में है, क्या किसमें लिखी गई है, सब चीज़ आपने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में आप कंक्लूजन दे देंगे और इंट्रोडक्शन डिस्कस की। नेक्स्ट आपने ऊपर आपका ये पूरा बॉडी पार्ट चलता रहा है, यहाँ पर आपने पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ डिस्कस कर ली है अपने बॉडी पार्ट में। अब नेक्स्ट आप कंक्लूजन दे देंगे। ओके,
Thus, Tintin Abbey is a profound spiritual and philosophical poem that beautifully embodies the essence of romanticism. तो नतीजे में आपका ये आप दे देंगे कि टिंटिन अबे एक गहरी स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल कविता है जो रोमांटिसिज्म के सार को खूबसूरती से दिखाती है। ओके, आपने ये बता दिया टिंटिन अबे एक स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल पोएम है जो कि खूबसूरती से एसेंस ऑफ रोमांटिसिज्म के सार को, एसेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाती है टिंटिन अबे। ओके, तो ये आपने कंक्लूजन दे दिया 2 लाइन में। तो ये आपकी होगी टिंटिन अबे। होप सो हमने इसमें सारे पॉइंट्स आपके डिस्कस कर लिए हैं। कोट भी आप लगाएंगे तो बहुत निखर के आता है, उसमें आपको अच्छे से आप डिफाइन कर पाते हैं। ओके, तो देखिए आपने यहाँ पर हमने यूथ एज के लिए भी लगा दिया था कोट, एंड मैच्योरिटी में भी कोट लगाया। हर एक पॉइंट में आप कोटेशन तो आप याद कर लीजिए, तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा आपको लिखने में। इधर भी देखिए नेक्स्ट आपका हमने यहाँ पर इसमें भी लगाया था पावर ऑफ मेमोरी, जो भी आपने डिस्कस किया उसमें एक एक कोट लगाते चलिए। पैंथेइज्म एंड मिस्टिसिज्म में भी लगा एक कोट। तो इस तरह कोटेशन के थ्रू आप अपनी राइटिंग को और ज़्यादा निखार सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी टिंटिन अबे। होप सो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, आपको समझ में आई हुई होगी और हेल्पफुल रही होगी क्लास। ये थी हमारी टिंटिन अबे। सारे पॉइंट्स आपने इसमें डिस्कस कर लिए कि पोएम में क्या है। ओके, होप सो आपको अच्छी लगी होगी, क्लियर हुई होगी, हेल्पफुल रही होगी आपको क्लास। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि कैसी लग रही है क्लास, हेल्पफुल है कि नहीं है। ओके, अगर अच्छी लग रही हूँ, हेल्पफुल हो रही हूँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वीडियो लाने का भी कुछ मतलब रहता है, नहीं तो ऐसे तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।